नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक तथ्य की विशेषता में सामाजिक तथ्य बाह्य होते हैं इस पर चर्चा की थी। आज हम सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता जिसमें सामाजिक तथ्य में बाध्यता होती है इसको पढ़ेंगे। जब सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, वस्तुनिष्ठ नहीं होते और हर तरह से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तो इनका व्यक्ति के व्यवहार पर पर्याप्त दबाव भी पड़ता है। सामाजिक तथ्यों की यह बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति तो एक माध्यम है, एक निमित्त है। उसे तो समाज द्वारा निर्धारित दशा और दिशा को स्वीकार करना है। इसी कारण दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने की क्षमता रखता है। यह संभव है कि व्यक्ति सामाजिक तथ्यों की अवहेलना कर ले। वह बैंक के काउंटर की पंक्ति में खड़ा न रहे, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र न भरे, परिवार में मारपीट करे, सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करे और उचक्का और लफंगा हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उसे समाज के दंड को भुगतना ही पड़ेगा। यह दंड कई तरह का होता है। कानून एक तरह का सामाजिक तथ्य है। इसकी अवहेलना करने पर उसे कारागृह जाना पड़ सकता है, आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। परंपराओं और रीति रिवाजों की अवहेलना उसे निंदा का पात्र बना सकती है। आदिम समाजों में तो कारागृह की तुलना में सामाजिक निंदा और उपहास अधिक कष्टदायक होते हैं। यदि हम सामाजिक तथ्यों को सावयवी समाज में देखें तो संविदा या अनुबंध, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कानून और प्रकार्यात्मक निर्भरता सभी सामाजिक तथ्यों की अभिव्यक्ति मात्र है। ये सब व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और व्यक्ति चुपचाप इनके द्वारा बताई गई दिशा में काम करता रहता है। व्यक्ति चलता अवश्य है, कभी दौड़ता भी है, लेकिन उसी मार्ग पर जिसे सामाजिक तथ्य निर्धारित करते हैं, अर्थात जिसे समाज निर्धारित करता है। दुर्खीम समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों में जब बाध्यता का विश्लेषण करते हैं तो आग्रहपूर्वक कहते हैं कि यह दबाव आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष हो। कई बार इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष भी देखने को मिल जाता है। वे लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है, जिसका प्रयोग वह व्यक्ति पर करता है और उस पर प्रयोग कर सकने के योग्य है, और इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए विशिष्ट अनुमति या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जानी जाती है। सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल होता है, सुपर इंडिविजुअल होता है। 19वीं शताब्दी की बहुत बड़ी समस्या व्यक्ति बनाम समाज की रही है। उपयोगितावादी व्यक्ति को समाज से ऊपर मानते हैं। क्योंकि ये व्यक्तिवादी होते हैं। दूसरी ओर दुर्खीम समाज को व्यक्ति से ऊपर मानता है। दुर्खीम कहता है कि समाज ही देवता है और समाज में जो नियम, परंपराएं, प्रथाएं होती हैं उसे व्यक्ति को मानना पड़ता है, इसलिए समाज व्यक्ति से ऊपर है। इस तथ्य का उन्होंने पहली बार प्रतिपादन श्रम विभाजन में किया। इनकी जो पुस्तक थी जिस पर इन्होंने थीसिस लिखी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी, तो उसमें समाजशास्त्रीय पद्धति की चर्चा करते हैं। तो इसमें भी वे समाज के प्रभुत्व के पक्ष में तर्क देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति की चेतना तो होती ही है, लेकिन इस चेतना पर सामाजिक तथ्यों का दबाव इतना अधिक होता है कि व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। होता यह है कि समाज के जितने भी सामाजिक संगठन होते हैं उन सबके काम करने की एक निश्चित पद्धति, नियम, उपनियम व परंपराएं होती है। ये सामाजिक संगठन विधि, धर्म तथा वित्तीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हर एक धर्म की पूजा और उपासना की एक निश्चित विधि होती है। वित्तीय संस्थानों के काम करने के औपचारिक तरीके होते हैं।
नियम होते हैं उनके, ये सब सामाजिक तथ्य हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की भूमिका इन संगठनों के हाथ में चली जाती है। चौथी विशेषता हम देखते हैं कि सामाजिक धारा यानी कि सोशल करंट। यह ठीक है कि सामाजिक तथ्यों का उद्गम औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के नियम, उपनियम, आस्था और विश्वास तथा परंपराओं में होता है, लेकिन दुर्खीम इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों का उद्गम स्थापित सामाजिक संगठनों में ही होता है। ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि कुछ ऐसे भी सामाजिक तथ्य हैं जो सामाजिक संगठनों की तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर वर्चस्व और वस्तुनिष्ठता होती है। ऐसे सामाजिक तथ्यों को दुर्खीम सामाजिक धाराओं के नाम से पुकारते हैं। और हम उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि जब कोई समूह या किसी दलित या दुखी समूह को देखता है तो इस समूह के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ पीड़ित या भूकंप पीड़ितों के प्रति हमदर्दी बताना वस्तुतः किसी एक व्यक्ति की चेतना के कारण नहीं है। होता यह है कि संपूर्ण समाज में रुझान ऐसे समूह के प्रति हो जाता है। इस रुझान की उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना में न होकर सामूहिक विश्वास और संवेगों में होती है। लोगों का विश्वास है कि आज ये लोग भूकंप पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, कल हम भी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं, हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। ये सब सामाजिक धारा है। दुर्खीम कहते हैं कि जहाँ सामाजिक संबंधों का सरोकार औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों से होता है, वहीं इसका उद्गम सामाजिक धारा में भी हो सकता है। सामाजिक धारा से जनित सामाजिक तथ्य अपनी विशेष पहचान रखते हैं। यह इसलिए कि जब कभी सामाजिक धारा समाप्त हो जाती है, व्यक्ति अपने आप अपनी व्यक्तिगत चेतना में पुनः आ जाता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है कि सामाजिक तथ्य विश्वासों, अभिवृत्तियों और समूह के व्यवहारों का सामूहिक पहलू है। सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं का दुर्खीम ने विवेचन बड़ी सावधानी पूर्वक किया है। वे ये स्थापित करना चाहते हैं कि समाज का अध्ययन करना है तो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में रसायन शास्त्र या भौतिकी के अध्ययन का क्षेत्र सुनिश्चित होता है, वैसे ही समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी सुस्पष्ट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि भौतिकी तरल पदार्थों का अध्ययन करे और रसायन शास्त्र गैस का अध्ययन करे। शायद इसी कारण दुर्खीम सामाजिक तथ्य की विशेषताओं को निश्चित सीमाओं में मानते हैं। किसी एक विचारधारा को जब हम प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में पाते हैं तो कोई एक आंदोलन सभी व्यक्तियों द्वारा दोहराया जाता है, जो यह सामाजिक तथ्य नहीं है। यदि समाजशास्त्री सामाजिक तथ्य की विशेषता कुछ इस तरह बताते हैं कि यह उनका भ्रम है, वास्तव में सामूहिक जीवन के विश्वासों, अभिवृत्तियों और व्यवहारों का सामूहिक रूप ही सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य वास्तव में हमें पिछली पीढ़ियों से धरोहर में मिलते हैं। ये तथ्य बने बनाए होते हैं, हमें इनको केवल स्वीकार करना होता है, व्यवहार में लाना होता है, इसलिए कि इनकी गहराई पीढ़ियों की है और इसी कारण ये तथ्य सामूहिक जीवन के अभिन्न अंग हो जाते हैं। हमें शिक्षा ने बताया है कि इस सामाजिक तथ्य में अधिकार है, इसलिए हमें इसे मान्यता व सम्मान देना चाहिए। जब अपनी व्यक्तिगत चेतना में व्यक्ति इन सामूहिक संवेगों को व्यक्त करता है तो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इनकी भागीदारी करते समय व्यक्ति में एक विशेष उत्साह और ऊर्जा आ जाती है। ये इसलिए कि व्यक्ति जानता है कि यह सब करना उसका अपना कुछ नहीं है, केवल मात्र समाज का आदेश है। नेक्स्ट हम इसकी जो विशेषता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।